अभी हम लोग करने जा रहे हैं डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। तो देखते हैं डी एलम्बर्ट्स का क्या प्रिंसिपल है, क्या वो कह के गए। स्टेटमेंट है इस तरह से, द रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्सेस एंड द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम। तो रिवर्स एक टर्म यहाँ आपको देखने के लिए मिल रहा है, रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्सेस। ये क्या हुआ? तो इससे पहले हम समझते हैं इफेक्टिव फोर्सेस क्या होता है। इफेक्टिव फोर्सेस होता है जब किसी भी बॉडी पे जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करता है उसको इफेक्टिव फोर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, आपके पास ये कोई बॉडी है। ये मान लीजिए इधर से एक कोई फोर्स लग रहा है F1, ठीक है। मान लीजिए इधर से कोई फोर्स लग रहा है F2, फिर मान लीजिए इधर से कोई फोर्स लग रहा है F3। तो सारे फोर्सेस का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स होगा इस बॉडी पे। अब एल्जेब्रिक सम क्या हुआ? एल्जेब्रिक सम हुआ F1 प्लस F2 प्लस F3। तीनों फोर्सेस को जोड़ दीजिए तो जितना आया वो क्या है? रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स यही हुआ कि सारे फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम जो कि इस बॉडी पे एक्ट कर रहा है वो क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा इस बॉडी पर जो एक्ट कर रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। और तो किसी भी बॉडी पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगता है उसको हम लोग इफेक्टिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, मतलब सारे फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, और वही रिजल्टेंट फोर्स को इफेक्टिव फोर्स कहा जाता है किसी भी बॉडी का। ठीक है, अब देखते हैं रिवर्स इफेक्टिव फोर्स क्या होता है। कोई भी फोर्स है, जैसे मान लेते हैं अभी, मान लीजिए ये कोई बॉडी है और इसमें कोई फोर्स लग रहा है एफ, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन मान लीजिए एफ, कोई रिजल्टेंट फोर्स है। तो इफेक्टिव फोर्स क्या है मेरा? ये एफ क्या है? इफेक्टिव फोर्स है इस बॉडी पे। तो अब रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स क्या हुआ? बस रिवर्स्ड हुआ तो इसका मतलब क्या है? सेम फोर्स रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन क्या होगा ना, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब जो बॉडी इस बॉडी पे इस इधर लग रहा था, इस डायरेक्शन में लग रहा था, फॉरवर्ड हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लग रहा था, वो अब किस में लगेगा? बैकवर्ड साइड में लगेगा। ठीक है, तो जब रिवर्स लगा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि फोर्स का डायरेक्शन हम लोग क्या किए? चेंज कर दिए। तो जब यहाँ F था तो रिवर्स इफेक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा? अगर इफेक्टिव फोर्स हम लोग कंसिडर करते हैं F को, अगर इफेक्टिव फोर्स हम लोग मानते हैं F को, तो रिवर्स इफेक्टिव फोर्स क्या होगा? माइनस F। आपको समझ में आया क्या बोले हम? अगर रिवर्स्ड, अगर इफेक्टिव फोर्स हम लोग F को बोलते हैं तो ये जो टर्म है रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स, ये किसको बोलेंगे? ये बोलेंगे माइनस F को। बात समझ में आ गई? क्योंकि डायरेक्शन बस चेंज हो जाता है और मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया रिवर्स इफेक्टिव फोर्स क्या हुआ। अब चलते हैं आगे। एंड द एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स आपको पता है क्या होता है? जो बाहरी फोर्स लगता है किसी बॉडी पे। ठीक है, तो ये दोनों जो फोर्स होता है ना, इन दोनों, ये दोनों जो फोर्स होता है किसी भी बॉडी पे वो इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम में मतलब क्या हुआ? जब इन दोनों को आप ऐड कीजिएगा, रिवर्स इफेक्टिव फोर्स को और एक्सटर्नल फोर्सेस को, जितने सारे एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, और जो आपका इफेक्टिव फोर्स है उसका माइनस, क्योंकि रिवर्स्ड बोला जा रहा है, जब उन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? रिजल्टेंट जो आएगा वो ज़ीरो आएगा। इसलिए कहा जाता है द रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स। इसलिए ऐसा स्टेटमेंट है कि द रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्सेस एंड द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? कि वो बॉडी एकदम स्टैटिक पोजीशन में है, उसमें किसी भी तरह का कोई मोशन नहीं है। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग तीन एक्सेस लेते हैं। तो हम लोग एक्स वाई जेड भी ले सकते थे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे जाय, इटा और जीटा, ये तीन एक्सेस लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ओ क्या है? ओरिजिन है, 0 0 0 इसका कोऑर्डिनेट है। तो हमने तीन एक्सेस लिया। ठीक है, तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और एक्सेस का नाम क्या रखा हम लोगों ने? जाय लिया, ईटा लिया और एक क्या लिया? जेटा लिया। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं लेट ओ कोमा जाय ईटा जीटा बी अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ये जो टोटल जो ये जो हुआ इसको क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, एंड देयर बी, अब देखिए फिर यहाँ पे
एंड देयर बी अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m, और मान लेते हैं कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहीं पे एक बॉडी है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है m है, और ये रिजिड बॉडी है। आपको रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट पता है? रिजिड बॉडी क्या होता है? ऐसा बॉडी जिसका जिस पे आप कोई भी फोर्स लगाओ, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, लेकिन उसके ज्योमेट्रिकल शेप साइज में कोई फ़र्क ना पड़े, ज्योमेट्रिकली जो कंसिस्टेंट हो, ऐसा बॉडी जो ज्योमेट्रिकली कंसिस्टेंट हो बिफोर एंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्सेस। समझ में आई आपको बात? तो वैसे बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी। तो हम लोग यहाँ माने सबसे पहले क्या कि हम लोगों ने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर किया इस तरह से, ओ ज़ाय ईटा जीटा, ठीक है, ये तीनों एक्सेस हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। बी अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड देयर बी अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m। हमने मान लिया कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहीं पे एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, जिसका मास क्या है? ओवरऑल मास m है। ये एक बॉडी हमने लिया, इसका टोटल मास कितना है? m ले लिया, ठीक है। अब देखिए लेट ए एक्स वाई जेड, अब ये ए क्या है? एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई और जेड। बी द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m ऑफ द रिजिड बॉडी। अब हम लोग क्या करते हैं, इस रिजिड बॉडी में हम कहीं पे एक पॉइंट लेते हैं, आर्बिट्ररी पॉइंट। तो मान लीजिए वो ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट लिए और इसका नाम हम दे देते हैं, ये पॉइंट का नाम है ए, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, चूँकि हम लोग ये बॉडी कहाँ रखे हैं? देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखे हैं जहाँ क्या है? 3 एक्सेस है। तो जब 3 एक्सेस हैं यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेट भी 3 इसके होंगे। तो क्या क्या होगा? तो हम लोगों ने मान लिया कि इस पॉइंट का नाम दिया ए और इसका कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? एक्स वाई जेड, ये कोऑर्डिनेट है इसका, ठीक है। और हम लोगों ने क्या माना कि इस जो पार्टिकल जो है, ये एक पार्टिकल है किसका? इस पूरे बॉडी का। आप लोग जानते होंगे कि कोई भी बॉडी जो होता है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता है, मतलब बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर कोई एक बॉडी बना होता है, ठीक है। अब जैसे ये बॉडी है, इसमें बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल है, तो हम लोगों ने कोई एक पार्टिकल मान लिया जिसको मानना कि ए है, और उसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई जेड, और उसका मास क्या है? स्मॉल m। हम लोगों ने ये पार्टिकल का मास क्या माना? स्मॉल m। तो वही हम लोगों ने लैंग्वेज में लिखा है, लेट ए एक्स वाई जेड बी द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m ऑफ द रिजिड बॉडी। ये किसका पार्टिकल लिया हमने? इस रिजिड बॉडी का लिया, ठीक है। तो अब देखिए, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज, पोजीशन वेक्टर क्या होगा? आपको पता है पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई जेड, और यहाँ क्या है? 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? ये ओरिजिन है तो 0 0 0 ही होगा कोऑर्डिनेट, आपको पता है, ऑब्वियस है। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर हो जाएगा x माइनस 0, फिर ब्रैकेट में i, फिर प्लस y माइनस 0 j, फिर z माइनस 0 k। को पता है ये वेक्टर में आप पढ़ चुके हैं, पहले 11th-12th में भी आपने पढ़ा होगा। फिर वेक्टर एनालिसिस भी है आपके पार्ट 1 के सिलेबस में है, तो वहाँ भी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ देखिए, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा इसका? इस पार्टिकल का, ये जो पार्टिकल है जो कहाँ सिचुएटेड है? इस पॉइंट ए पर, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओ ए, और उस पर वेक्टर लगाएंगे। ओ ए इज इक्वल टू, जब x माइनस 0 करेंगे, आप बताइए, जब x माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा? x ही। तो हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया एक्स आई, फिर y माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा? y, तो वाई जे, और फिर z माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा? z, तो z के। इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट लिखा, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? उस पार्टिकल का जो पॉइंट ए पर सिचुएटेड है, ओ ए, वैक्टर लगाएंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब हम लोग कह देते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये आर है, हम लोगों ने से किया, इसको मान लिया कि ये क्या है? आर, हम लोगों ने मान लिया। तो यहाँ देखिए डिनोट भी किए हम लोगों ने, इस पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर से डिनोट किया गया है, ठीक है। अब आगे देखिए, देन अब देखिए आर डबल डॉट, इसका क्या मतलब होता है? डॉट मतलब होता है, अगर सिंगल डॉट है तो इसका मतलब होता है कि वो एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ है टी के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टी, वेयर टी इज टाइम। जैसे अभी, जैसे आपके पास अगर x है, ठीक है, और हम लोगों ने x डॉट लिखा, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ डायनेमिक्स में? इसका मतलब ये होता है कि dx बाई डी टी, बात समझ में आया? डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t वेयर t इज टाइम। आपको समझ में आया क्या बोल रहे हैं? इसी को हम लोग लिखते हैं x डॉट, ठीक है।
और जब x का डबल डॉट लगाते हैं तो ऑब्वियस है कि एक बार और डिफ्रेंशिएट होगा, तो d2x बाई dt2 हो जाएगा। x डबल डॉट का क्या मतलब हो जाएगा, d2x बाई dt2, मतलब x को डबल बार डिफ्रेंशिएट किए किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, जहाँ t क्या है, टाइम है। तो आपको समझ में आ गया डॉट क्या है। तो देखिए आगे, तो जब r बराबर मेरा ये है, r वेक्टर बराबर ये है पोजीशन वेक्टर जो है, तो r का डबल डॉट क्या हो जाएगा, x डबल डॉट आई प्लस वाई डबल डॉट जे प्लस जेड डबल डॉट के, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं लेट एट एनी टाइम टी, माना कि किसी समय टी में पी बी द इंटरनल फोर्स। हम लोगों ने माना क्या कि पी जो है एक इंटरनल फोर्स है, ठीक है। अभी पूरा पढ़ लेते हैं। लेट एट एनी टाइम टी, किसी माना कि किसी समय टी में पी बी द इंटरनल फोर्स एंड क्यू बी द एक्सटर्नल फोर्स। माना कि पी क्या है, इंटरनल फोर्स है, और क्यू क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट ए। ये जो पार्टिकल जो हम लोग लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आपको पार्टिकल दिख रहा है ना, ये ए वाला जिसका मास क्या है, स्मॉल एम, जो जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, जिस पार्टिकल का एक्स वाई जेड। हमने माना कि इस पार्टिकल पे इंटरनल फोर्स जो है वो पी है और एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्यू है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने माना कि ये जो पॉइंट है इस पे आपका एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्यू है, ठीक है। हम लोगों ने माना कि एक्सटर्नल फोर्स क्यू है और पी क्या है, इस पे इंटरनल फोर्स है, ठीक है। इस पार्टिकल पे पी इंटरनल फोर्स है और क्यू क्या है, कोई एक एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक। अब देखिए, तो वही हम लोगों ने लिखा है, देन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तब फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, तब इस पार्टिकल का, ये जो पार्टिकल है इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, इसके गति का समीकरण क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा इस पार्टिकल का। तो देखते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इसको बताया गया है। तो क्या होता है कि जो इंटरनल फोर्स है और जो एक्सटर्नल फोर्स है उन दोनों को ऐड कीजिए, उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इस फोर्स का, इस पार्टिकल का जो मास है और इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब हम क्या बोले कि ये जो पार्टिकल एक इंडिविजुअल पॉइंट है, एक पार्टिकल है आपका जिसका मास स्मॉल एम है, इस पे जो इंटरनल फोर्स है और जो एक्सटर्नल फोर्स है उन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो वो बराबर होगा किसके, इस पर, इसका जो मास है, इस पार्टिकल का जो मास है क्या है, स्मॉल एम, और इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, उस पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग इस तरह से लिखते हैं, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू एम डी टू आर बाई डी टी टू। अब ये डी टू आर बाई डी टी टू क्यों लिखे, आपको पता होगा कि अगर बता देते हैं, अगर मान लीजिए एस कोई डिस्प्लेसमेंट है, कोई एक डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, टाइम टी में, ठीक है, ये इतना सा मान लीजिए पॉइंट ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम टी में वो एस है, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी क्या होगा, तो इस एस को जो डिस्प्लेसमेंट है उसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो टी के रिस्पेक्ट में, तो डी एस बाई डी टी। तो जब हम लोग एस, एस क्या था, डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमको क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है, ठीक है। और जब इसी वेलोसिटी को एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब डी वी बाई डी टी, जब वेलोसिटी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, तब हम लोगों को एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है। तब हम लोगों को क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई, क्या, कि जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को एस को दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो हमको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। मतलब डी टू एस बाई डी टी टू ये किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन के बराबर होगा, ठीक है। आपको ये चीज़ पता चल गया। अब यहाँ देखते हैं एक चीज़, अब देखिए आर क्या है, आर आपका ये पोजीशन वेक्टर है, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो अगर हम इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उस पर्टिकुलर
पार्टिकल का, ये जो पर्टिकुलर कोई एक पार्टिकल है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इस ओ से यहाँ से ए तक का जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है क्या है, वेक्टर फॉर्म में आर। तो जब इसको हम दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। किसका, इस पार्टिकल का, जो पार्टिकल है जो ए पर है, हमको उसका क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। उस पार्टिकल का हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो हम लोगों ने वही किया, पहले इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स को ऐड किया जो उस पार्टिकल पे था, और ये किसके बराबर होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से आपको पता है, जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है किसी भी पार्टिकल या बॉडी का, जब आप इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स को ऐड करते हैं तो वो बराबर किसके होता है, जो पार्टिकल या बॉडी का जो मास है और उसके साथ प्रोडक्ट में किसको लेंगे, जो एक्सेलरेशन है उस पार्टिकल या बॉडी का। तो हम लोगों ने तो पार्टिकल लिया है, तो उस पार्टिकल का मास कितना था m, और एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना था वेक्टर फॉर्म में r, तो उसको अगर दो बार डिफ्रेंशिएट कर दे t के रिस्पेक्ट में, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो ये क्या है, d2r/dt2, ये एक्सेलरेशन है किसका, उस पार्टिकल का, जो पार्टिकल मेरा कहाँ पे, ए पे सिचुएटेड है, ठीक है, जिसका मास स्मॉल m है। को आ गई बात समझ में। तो अब देखिए ये क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन, इतना ये एक्सेलरेशन उस पार्टिकल का। तो फिर देखिए इसको इंप्लाइज दैट p प्लस क्यू इज इक्वल टू m, और देखिए d2r/dt2, अभी हम आपको ऊपर में समझाए, इसको हम लोग लिख सकते हैं r डबल डॉट। r डबल डॉट का मतलब ही हुआ कि r को दो बार डिफ्रेंशिएट करें, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। ये डबल डेरिवेटिव ऑफ r है विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। दस द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द होल बॉडी इज, अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द होल बॉडी क्या होगा, ये देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल है, ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल है, मतलब ये बॉडी था, इसका कोई एक पार्टिकल लिए और उसका इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो पूरे बॉडी का क्या होगा, पूरे बॉडी का क्या होगा, या तो आप इंटीग्रेट करो या तो आप समेशन लगाओ। तो हमने क्या किया, दस द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द होल बॉडी, अब होल बॉडी का निकाल रहे हैं तो समेशन लगा देते हैं दोनों साइड, तो सिग्मा p प्लस क्यू, फिर इधर भी समेशन लगाए एम आर डबल डॉट, तो देखिए समेशन ऑफ p फिर प्लस समेशन q इज इक्वल टू समेशन एम आर डबल डॉट। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या किए हैं। बट वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि द इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी टेक्स प्लेस ओनली व्हेन एक्सटर्नल फोर्स आर अप्लाइड टू द बॉडी। आपको पता है कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। जब एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई होता है तभी वो अपने पोजीशन को, अपने स्थिति को चेंज करता है, ठीक है। अदरवाइज वो अगर रेस्ट में है कोई बॉडी तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक उसके पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं होता। तो वही है यहाँ पे लिखा हुआ। तो अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लगाने के बाद उसके पोजीशन में चेंजिंग आ रहा है, अगर इस बॉडी पे या इस पार्टिकल पे कोई फोर्स हम बाहर से लगा रहे हैं तब इसके पोजीशन में चेंजिंग आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो इंटरनल फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सारे इंटरनल फोर्स का एल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, फिर हमने लिखा दैट इज ऑल द इंटरनल फोर्सेस मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हुआ, सारे इंटरनल फोर्स का सम क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम जीरो, वो सारे किस में हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में। अब देखिए हम लोगों ने इंटरनल फोर्स किसको माना था, यहाँ आपको दिख रहा होगा, इंटरनल फोर्स हमने माना था P को, ठीक है। तो जब सारे फोर्सेस का सम जीरो हो जाएगा, सारे इंटरनल फोर्सेस का सम जीरो हो जाएगा, तो समेशन ऑफ P क्या हो जाएगा मेरा, जीरो के बराबर हो जाएगा। मतलब उस बॉडी पर P सिर्फ हमने लिया था उस पर्टिकल पर जो इंटरनल फोर्स था, और जब समेशन P की बात किए तो ये हो गया क्या, पूरे बॉडी पे जो इंटरनल फोर्स लग रहा है, तो पूरे बॉडी पे जो इंटरनल फोर्स लग रहा है वो क्या हो गया मेरा, जीरो, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है। आपको यहाँ लाइन दिख रहा है, दैट इज हम लोग करके लिखेंगे सिग्मा P इज इक्वल टू जीरो, P वेक्टर लगा के ये फोर्स क्या हो जाएगा, सारा इंटरनल फोर्स है, एल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। सो फ्रॉम 1, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट हम लोग क्या मान रहे हैं ये, अब इक्वेशन फर्स्ट में समेशन P का वैल्यू क्या अभी निकाले, जीरो, तो यहाँ जीरो पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है। फिर देखिए सो फ्रॉम 1 समेशन Q इज इक्वल टू समेशन MR डबल डॉट, ऐसा आएगा क्योंकि P का तो वैल्यू जीरो हो गया। अब देखिए इसको इधर लेते आइए,
तो विच इम्प्लाइज माइनस समीशन एम आर डबल डॉट प्लस समीशन क्यू इज इक्वल टू 0, ऐसा आया। अब देखिए दिस इक्वेशन स्टेट्स द डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, यही तो हमारा कह रहा था डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। क्या कह रहा था डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, आपको याद है? डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल कह रहा था द रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्सेस। तो एम सिग्मा एम आर डॉट क्या है, एम आर डबल डॉट क्या है, सिग्मा एम आर डबल डॉट क्या है, ये इफेक्टिव फोर्स है। किस पे? पूरे बॉडी पे, ठीक है। और जब रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्सेस बोले तो इसका मतलब माइनस लग गया, बस आपको हम समझाए पहले। तो ये पूरा माइनस लगा के ये क्या हो गया, ये हो गया द रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स। ये क्या हो गया? रिवर्स इफेक्टिव फोर्स। और ये क्या है? क्यू हमने किसको माना था? क्यू हमने माना था कि उस पर्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स है। तो समेशन क्यू क्या होगा? समेशन क्यू हो जाएगा पूरे बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स। तो हम लोगों ने क्या देखा? द रिवर्स इफेक्टिव फोर्स एंड द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम। इन दोनों का सम क्या है? 0 हो जाता है। तो यही तो हमको प्रूफ हो गया। यही इक्वेशन क्या स्टेट करता है हमारा, यही इक्वेशन हमारा दिखाता है डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल को। तो हो गया।